हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस सेशन में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022। सो मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अभी अभी जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे उनमें जनरली ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, इस सेशन को आप एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। सो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। सो याद रखिए 1 टू 30 अप्रैल के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना ही है। जल्द से जल्द आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। अब आपको मैं बता दूं कि आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है, आपका पेपर जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें आपके 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो उसमें आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, सो इन सारे टॉपिक्स पर से आपको सेक्शन ए में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है सेक्शन ए के लिए। सो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, यानी आपको हर एक यूनिट पर वीडियो लेक्चर मिलने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हायर एजुकेशन, करंट अफेयर्स, इन सारे चीजों पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। नोट्स भी मिलेंगे आपको, हर एक यूनिट्स पर नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लगता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, ऊपर उस पर आप ज्यादा फोकस कर पाते हो। तो इस तरीके से हम हमारे कोर्स में आपको प्रिपेयर करवाते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। हम आपको स्ट्रेटेजीज भी बताते हैं, किस तरीके से आपको टॉपिक को टारगेट करना है, किस टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना है, ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में बताते हैं। सो याद रखिएगा, आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस कर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफी कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत से स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। सो और सीट मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी जितनी तगड़ी प्रिपरेशन होगी उतनी ज्यादा आप इजीली आपके पीएचडी प्रोग्राम को क्रैक कर पाओगे। तो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। और हमने हमारे ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाते हैं। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हम आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोवाइड करें। हम पेपर 1 के लिए आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको क्रैक करना है एग्जाम। उसके बाद आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपको रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होते हैं, उसके लिए भी आपका ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर 1 में जो 4 और 5 यूनिट्स है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, करंट अफेयर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारे यूनिट्स पर हम आपको वीडियो लेक्चर्स, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक पर हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक पर आपको नोट्स देखने मिलेंगे, उसी तरीके से मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे आपको। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, दिस मच मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप इजीली आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। अब रिसेंटली जैसे इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, बीएचयू रीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता, तो उसमें हमारे इसी कंटेंट से बच्चों को 30-40 डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को आपको जल्द से जल्द परचेस करना है, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू, ऐप का लोगो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, तो हमारे इसी ऐप से आपको स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है। सो उस ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, मीन, मीडियन एंड मोड आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों भी क्या होते हैं। सो रिमेंबर, मीन, मीडियन एंड मोड आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड का यूज करते हैं। सो पहले हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम ये तीनों भी टर्म्स देखेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो टर्म होता है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की टिपिकल और यू कैन से मिडिल और सेंट्रल वैल्यू को बताती है। अब मान लो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपने कुछ डेटा कलेक्ट करा और आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो आपने आपका जो डेटा है आपने कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, आपने कुछ इस तरीके से
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इसी वर्ड से आपका वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके पास डेटा है, आपने उस डेटा को कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करा और इस डेटा में जो मिडिल और जो सेंट्रल वैल्यू होंगी ये हो जाएगी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी टर्म्स का यूज करते हैं। अब मीन क्या होता है? मीन जिसको हम ये भी कहते हैं कि एवरेज वैल्यू। अब मान लो मेरे पास कोई 3 वैल्यूज है x1, x2 एंड x3। अब मुझे इन वैल्यूज का मीन निकाला है तो मैं कैसे निकालूंगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों भी वैल्यूज को ऐड कर और जितने वैल्यूज है उससे मैं डिवाइड कर दूंगी। सो ये मेरी हो जाएगी मीन। अब मीडियन क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू। अब जैसे मेरे पास ये डेटा था x1 प्लस x2 प्लस x3, इस डेटा में मेरी मिडिल वैल्यू हो जाएंगी x2। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ तो मैं सेकंड नंबर पर जो वैल्यू आती है वो x2 आती है और राइट साइड से भी जो मैं वैल्यू देखूंगी सेकंड नंबर पर मेरा x2 आएगा। सो इस डेटा में मेरी जो मिडिल वैल्यू होंगी वो होंगी x2। मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। एंड मोड क्या होता है? आपके डेटा में एक ऐसी वैल्यू और एक ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है x1 प्लस x1 x2 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 x3 x4। अब ये मेरे पास जो डेटा है इसमें एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? x2 एंड x2, ये मेरी 3 बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इस केस में मेरी जो मोड की वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएगी x2। तो मीन, मीडियन एंड मोड को मेजर करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। सो मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड गिवन नहीं है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे क्वालिटेटिव किसी चीज की क्वालिटी बताता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास डेटा। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग मतलब कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ गेस करना। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस क्या होता है? कि कुछ सोच समझकर गेस करना। अब जैसे मैंने सोच समझकर ये गेस कर लिया कि जो एक पर्टिकुलर डिसीज है उस डिसीज के अगेंस्ट मैं ये ड्रग दूंगी तो हो सकता है ये ड्रग लेने से ये डिसीज क्योर हो जाए। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी गेस करने के लिए, मैं अपने जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने गेस किया है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में हो जाएगी। तो उसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी हमारे पास डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एजुकेटेड गेस ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस। एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस का मतलब होता है कि कमेटी को बुलाया जाता है और उस कमेटी में, जैसे कोई भी कमेटी हो सकती है, उसमें 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है। कोई हो सकता है उसमें किसी डिसीज के बारे में, कोई पॉलिसी के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कशन होगा। उनके लोगों के एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जानेंगे और उसके बेसिस पर कोई कंक्लूजन पर आएंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंसेस में जो भी डिस्कशन होंगे, जो भी उनके ओपिनियन होंगे, वो अगेन उनके पास टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये भी आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में आ जाएगा। देन ऑप्शन सी, डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या होता है? जिसमें आप एक्सपर्ट से सर्वे कराते हो। एक्सपर्ट से सर्वे कराया जाता है जिसमें एक ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने बुलाया है, सो उनका आपने इंटरव्यू लिया है, एक ग्रुप बनाया है, 4-5 हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने बुलाया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप डिस्कशन करोगे, उनके ओपिनियंस जानोगे। सो यहाँ पर क्या होता है? डेल्फी मेथड में एक राउंड बनाया जाता है जिसमें एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया जाता है। सारे लोगों को एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया जाता है और उस क्वेश्चनर में रिस्पोंडेंट्स को, जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करा जाता है और उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के बाद ग्रुप में डिस्कशन होते हैं उनके रिस्पॉन्स पर। सो डेल्फी मेथड में भी जो भी डिस्कशन होंगे वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में हो जाएंगे। सो ये भी आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, लीनियर रिग्रेशन मेथड।
लीनियर रिग्रेशन मेथड में रिमेंबर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये नंबर्स के फॉर्म में होगी, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, और आप उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को आप कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड करते हैं। आपके पास कोई डेटा होता है, वो डेटा इस तरीके से स्प्रेड आउट रहता है, एंड देन आप उसको एक लीनियर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, और उसके बेसिस पे आप देखते हो कि आगे क्या होगा। आपके पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, तो आप गेस करते हो। जैसे ये मार्केटिंग में ज्यादा यूज करा जाता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आगे कितना लॉस हो सकता है, ये जानने के लिए। तो लीनियर रिग्रेशन मेथड ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड नहीं होगा, बल्कि ये आपका क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी हमें यही पूछ रहा है, विच इज नॉट क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लीनियर रिग्रेशन मेथड। नेक्स्ट, the steps taken to solve a problem are given below. Arrange them in a correct order. First, analyze. Second, test. Third, implement. Then evaluate, document, design, and last is develop. इस क्वेश्चन में हम रिसर्च में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन हैं, और जो स्टेप्स हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जैसे हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कोविड डिसीज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब कोविड डिसीज नहीं आई होंगी तो रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, कैसे सीक्वेंस में फॉलो करा, हमें वो करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। अब मान लो हमने जैसे देखा अभी कोविड एक प्रॉब्लम है, देन जब ये प्रॉब्लम आई होंगी तो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर ने इसको एनालाइज किया होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा। तो एनालाइज आपका फर्स्ट स्टेप में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एनालाइज आएगा आपका, मतलब कोविड को किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन जिन लोगों में कोविड डिसीज देखी गई उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही होंगी। तो एनालाइज ये आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा। एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद देन आप उसको डिजाइन करोगे, डिजाइन आपका सेकंड स्टेप में आएगा। डिजाइन क्या होता है, डिजाइन का मतलब होगा कि आप आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप मेथड चूज करोगे, आप प्लानिंग करोगे। डिजाइन का मतलब ये होता है कि प्लान करना, कुछ प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। देन डिजाइन करने के बाद आप डेवलप करोगे उस प्रॉब्लम को। डेवलप का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या मैं ऐसा करूँ तो उसका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्या मैं ये ड्रग बनाऊं या फिर मैं वैक्सीन बनाऊं तो ये डिसीज और ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। ओके, तो मैं डिजाइन करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को डेवलप करूंगी। तो डेवलप आपका थर्ड पर आएगा। देन उसके बाद डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे, टेस्ट आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। ओके, मतलब आप टेस्ट करोगे, आप कुछ लोगों को वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन देकर देखोगे कि उनमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, टेस्ट करोगे। ओके, टेस्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो भी देखा है, जैसे कि अपने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को आपने ड्रग देकर देखा, कुछ को वैक्सीन देकर देखा, और देखा कि उनकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उन जो कोविड प्रॉब्लम है क्या उनसे क्योर हो रहे या फिर नहीं हो रहे वो ड्रग और वैक्सीन लेने से। आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मेजर करोगे चीजों को, कितने लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ड्रग और वैक्सीन हमने दोनों देकर देखा, तो आप ये देखोगे कि कितने लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं। मान लो 70 लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं, और सिर्फ 30 लोग जो है वो वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पर ये देखा कि कितने लोग क्या क्या लेने से, ड्रग लेने से और वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। देन इम्प्लीमेंट के बाद, इम्प्लीमेंट आपका 6th पर आएगा। देन लास्ट इज इवेल्यूएट, इवेल्यूएट आपका 7th पर आएगा। मतलब आप इवेल्यूएट कर दोगे कि यस, अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर ड्रग इफेक्टिव है, ये इवेल्यूएट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the ones that have a strong contingent effects on the relationship between the independent and dependent variables.
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल होता है जो स्ट्रॉन्गली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच के रिलेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 ऑप्शन देखना है। तो पहले आपको ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, जो ऐसा वेरिएबल जो इन दोनों वेरिएबल को रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये तो आंसर होगा नहीं। दैट्स वाई पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी और डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रही बात आपके ऑप्शन सी की मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे अफेक्ट करता है इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कि आपने एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज पर आपने कितने आवर्स स्पेंड किया है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपका हार्ट रेट आप मेजर कर रहे हो। अब इस केस में आपको ये देखना है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इन दोनों वेरिएबल्स के जो बीच का रिलेशन है, रिलेशनशिप को कौन सा वेरिएबल अफेक्ट करता है, सो वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब इस केस में मॉडरेटिंग वेरिएबल आपका जेंडर हो जाएगा। अब मान लो आपने सिर्फ मेल्स पर स्टडी करा, ये देखने के लिए कि जिन जिन मेल्स ने एक्सरसाइज पर, आप ये देखोगे कि उन्होंने एक्सरसाइज पर कितना आवर्स एक्सपेंड किया, कितने आवर्स उन्होंने एक्सरसाइज किया, 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, और उनका हार्ट रेट आप चेक करोगे। तो इस केस में आपने सिर्फ मेल्स का चेक करा है, तो फीमेल्स का वैसे ही हो सेम केस, ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज जेंडर है, जेंडर एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। सो ये चार चीजें मॉडरेटिंग वेरिएबल में आता है जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच का रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है। सो इस केस में और इस स्टडी में आप ये देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपने एक्सरसाइज किया है, आपके एक्सरसाइज आवर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आप हार्ट रेट मेजर कर रहे हो। सो इस केस में आपका जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन को अफेक्ट करेगा वो होगा आपका जेंडर। सो ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडरेटिंग वेरिएबल। नेक्स्ट, For nominal data, the only measure of central tendency that can be applied is, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपके पास नॉमिनल डेटा है उस केस में आपको उस डेटा को मेजर करना है, देन आप कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर उस डेटा को मेजर करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर जैसे हम देखते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। उसमें आपको यहाँ पर गिवन है नॉमिनल। नॉमिनल डेटा, नॉमिनल स्केल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में आपके पास डेटा नहीं होता है। आप क्या करते हो नॉमिनल डेटा में लोगों के फीचर्स के हिसाब से, कोई भी चीज के फीचर्स के हिसाब से उनको बस डिवाइड करते हो कैटेगरीज में। ओके, तो जो भी इनके फीचर्स हो, जो भी सिमिलरिटीज होंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से आप उनको कैटेगराइज करते हो, उनको डिवाइड करते हो। सो ये होता है आपका नॉमिनल डेटा। अब नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप कौन से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ मोड। और मोड क्या होता है, मोड जैसे कि हमने देखा था अभी, मोड का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। मोड को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट भी कहते हैं, आपको याद रखना मोड को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। आपके पास जो भी डेटा होगा उस डेटा में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वो आपका हो जाएगा मोड के अंदर। ओके, सो उसी तरीके से मोड में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो भी आपके पास फीचर्स होंगे, जो भी रिपीट हो रही होंगी, तो नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप मोड का इस्तेमाल करोगे। मोड के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो,
रिमेंबर, मोड में आपको जरूरी नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डेटा हो, लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन अगर जब आप कैलकुलेट करते हो, मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी मीडियन, मीडियन क्या होती है, आपके पास जो भी डेटा होता है उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू का आप कहते हो मीन। सो यहाँ पर मीडियन में भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल डेटा में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है। सो हम इस केस में कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोड। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोड। नेक्स्ट, the standard error of the mean of a random sample of size 2 or more। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में अगर आपकी सैंपल साइज 2 और 2 से ज्यादा है तो उस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है डिफरेंस बिटवीन population mean and sample mean। ओके, मतलब आपके सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन उसमें कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो आपके जो एरर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा। ओके, सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब होता है आपके जो पॉपुलेशन का मीन है और सैंपल का मीन, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में का आपका जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आपका पॉपुलेशन का जो डेटा है, पॉपुलेशन में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब होता है आपका सैंपल साइज। ओके, आपके सैंपल साइज क्या है आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतना 100 पॉपुलेशन है, मतलब आपके पास 100 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में 100 मेंबर्स है, उसमें से मैं सिर्फ 50 मेंबर्स पर मैं रिसर्च परफॉर्म करूंगी, तो मतलब आपके सैंपल साइज उस केस में हो जाएंगे 50। तो इस तरीके से होता है। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड कैपिटल एन का मतलब होता है सैंपल साइज। तो ये सब हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन उसके सारे हमने टर्म्स देख लिए उसके फॉर्मूले के। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सैंपल साइज। सैंपल साइज की आपको वैल्यू गिवन है, क्या हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सैंपल साइज की इंफॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू जैसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ, मेरे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू 10 है, सिग्मा मेरे पास 10 है, अंडर रूट ऑफ जैसा हमें गिवन है सैंपल साइज 2 हो सकती है या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 2 के बाद। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, तो 10 अपॉन 2, तो यहाँ पर मेरी हो गई जो मेरा स्टैंडर्ड एरर मीन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 5। मतलब अगर मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से कम आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन का वैल्यू मैंने क्या लिया था, यहाँ पर 10 लिया था, और मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ रहा है उसकी वैल्यू 5 आ रही है। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू आप जितनी ज्यादा लोगे उतना आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम हो जाएगा, जितना ज्यादा। जैसे मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की वैल्यू ज्यादा ली थी और मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ रहा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से इसकी वैल्यू कम आ रही है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब आपका जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड एरर से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दी, आपकी जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू ऑलवेज कम होगी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन से। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो इन द प्रॉपर ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल को सिलेक्ट करने के कुछ स्टेप्स गिवन है और हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सैंपल क्या होता है, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन का सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का सबसेट।
मतलब पॉपुलेशन का जो कुछ पॉपुलेशन होती है आपका, उसके कुछ पार्ट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, कुछ पार्ट लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाता है और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो सैंपल आपके पॉपुलेशन का सबसेट होता है। अब आप सैंपल को कैसे चूज करोगे, हमें स्टेप बाय स्टेप सैंपल्स को चूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं और उन स्टेप में आप आपके सैंपल्स को चूज करते हो। सो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है। सो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन आपका फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करोगे, अब मान लो मैं ऐसी पॉपुलेशन चूज करूंगी जो स्मोकिंग करे, क्योंकि मुझे स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो स्मोकिंग करते हैं, मुझे ये देखना है स्मोकिंग करने से ह्यूमन बॉडी में कैसा इफेक्ट होता है, क्या 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 डिसीज हो सकती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। तो मैं कैसी पॉपुलेशन डिफाइन करूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं लोग को चूज करूंगी अपने पॉपुलेशन में। सो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया। देन सेकेंड स्टेप में आप सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करोगे। तो सैम्पलिंग फ्रेम आपका सेकेंड आ जाएगा। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, आपने पॉपुलेशन ले लिया एंड देन आप क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते हो और लिस्ट में आपकी जो पॉपुलेशन में जो सारे मेंबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिखते हो, उनका पर्टिकुलर आप नेम मेंशन करते हो, उनका इंफॉर्मेशन लिखते हो। तो ये होती है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम एक लिस्ट होती है जिसमें आप आपके पॉपुलेशन के जो भी मेंबर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो। देन सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करने के बाद उसके बाद आप सैंपल साइज सिलेक्ट करते हो। सो सैंपल साइज आपका थर्ड स्टेप में आ जाएगा, डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। अब सैंपल साइज क्या होता है कि आप कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले हो। अब मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग हैं, टोटल 100 मेंबर्स है, और आप क्या करोगे, आपका जो सैंपल साइज होगा आपको करना है 50 लोगों पर रिसर्च, क्योंकि आप पूरी पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं कर सकते हो, इट इज वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ओके तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन के कुछ ही पार्ट पर, मतलब कुछ ही लोगों पर रिसर्च करते हो। तो सैंपल साइज मतलब आप कितने लोगों पर रिसर्च करने वाले हो। तो थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा सैंपल साइज। सैंपल साइज सिलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद आप सैम्पलिंग मेथड चूज करोगे कि किस मेथड से आप सैंपल परफॉर्म करोगे। जैसे अब मैंने सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया कि मैं 50 लोगों पर रिसर्च करूंगी। देन कौन से मेथड से, क्या मैं प्रोबेबिलिटी लूंगी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर लूंगी या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट कर लूंगी। सो स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग मेथड ये आपका फोर्थ पर आ जाएगा एंड लास्ट आपका हो जाएगा सिलेक्टिंग सैंपल। देन आप सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑर्डर सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए। सो ये ऑर्डर आपको ऑप्शन सी में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if alpha is equals to 0.05 and beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपके अल्फा की वैल्यू 0.05 है एंड बीटा की वैल्यू 0.10 है, देन इस केस में आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की वैल्यू क्या होगी। पावर ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्टली reject the null hypothesis। मतलब कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होगा कि आप करेक्टली आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, करेक्ट वैसे आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कितने परसेंट चांस होगा, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.10, सो 1 माइनस 0.10 होता है आपका 0.90। रिमेंबर इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है। ओके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, सो 1 माइनस 0.10 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 0.90। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि कितने परसेंट चांस है कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपका 90% ये चांस होगा कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। नेक्स्ट, drawing information or content from the work of another without acknowledging the source by citing a reference is considered to be plagiarism in all of the following cases except। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो विदाउट एक्नॉलेजिंग, मतलब विदाउट उनका नेम प्रॉपर मेंशन करे बिना, तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है।
अब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्लेजरिज्म, हम उसको कहेंगे कि वो प्लेजरिज्म के अंडर नहीं आएगा। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर। कोई ऑथर है, कोई रिसर्चर, उसका आप एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहे हो, सो ये आपका प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगा। ये आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा किसी और रिसर्चर का, आप एज इट इज वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड आप ले रहे हो, सो ये प्लेजरिज्म हो जाएगा। प्लेजरिज्म क्या होता है? किसी और रिसर्चर का वर्क कॉपी करने को प्लेजरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option B, using data that the author has compiled through his or her independent investigation. ऐसा डेटा जो ऑथर ने अपने खुद के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के, खुद ने, वो ऑथर ने खुद ही इन्वेस्टिगेट कर कर डेटा कलेक्ट करा है और आप उस डेटा को एज इट इज यूज कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा डेटा जो रिसर्चर के, जो दूसरे ऑथर का डेटा है, जो उसने, वो ऑथर ने खुद अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, खुद इन्वेस्टिगेट कर कर डेटा कलेक्ट करा है और आप उसको, उस डेटा को यूज कर रहे हो, तो ये भी आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन डी देखते हैं। रिप्रोड्यूसिंग इन योर पेपर अ चार्ट कंटेन इन द ऑथर्स वर्क। आप क्या कर रहे हो? किसी और ऑथर का कंटेंट ले रहे हो और उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो। कोई चार्ट है, आपका उस ऑथर का इंफॉर्मेशन ले रहे हो और उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, फिर से आप आपके रिसर्च पेपर में उसको बता रहे हो। तो ये भी प्लेजरिज्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई उसका, उस प्रॉपर ऑथर का नेम मेंशन नहीं कर रहे हो। आप रिसर्च में किसी और ऑथर का कंटेंट इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उस ऑथर का नेम नहीं लिखा होगा तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। सो उसी तरीके से ऑप्शन डी में आपको जो ऑप्शन गिवन है, ये प्लेजरिज्म के अंडर आता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। आप ऐसे ऑथर का वर्क यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो जो कि कॉमन नॉलेज है। अब कॉमन नॉलेज क्या हो सकता है? जैसे ह्यूमन have two eyes। so ये कॉमन नॉलेज है, सबको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें दो आईज होते हैं। ह्यूमंस हैव टू आईज। ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमंस है, उनको ऑक्सीजन चाहिए रहने के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये जो सारे इंफॉर्मेशन, ये जनरल है, ये तो सबको ही पता है कि ह्यूमन हैव टू आईज। सो ऐसे इंफॉर्मेशन जो सबको पता है, जो कॉमन है, वो आप यूज कर रहे हो। सो अगर आप उसको साइट नहीं भी कर रहे हो, सो वो प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। नेक्स्ट, which of the following statements on testing of hypothesis is always true? इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ट्रू है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है आपका p वैल्यू, फर्स्ट होता है p वैल्यू एंड सेकंड होता है अल्फा वैल्यू। अब p वैल्यू क्या होता है? जिसको हम कहते हैं एरर्स। मतलब कि अगर आपने कोई टेस्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आपके कितने एरर्स आ रहे हैं, सो वो हो जाएगा आपका p वैल्यू में। और अल्फा वैल्यू, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? कि आप आपके जो एक्सपेरिमेंट है और टेस्ट में आप अपना कितने परसेंट आपने एरर को अलाउ करा है, कितना आपने एरर अलाउ करा है, कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट एरर मैं अलाउ कर दूंगी, इतने परसेंट आप पहले से ये कर देते हो कि मैं इतने परसेंट अपने एक्सपेरिमेंट में, टेस्ट में एरर्स अलाउ करूंगी। सो वो आपका आ जाएगा अल्फा वैल्यू में, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अब आपको दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो p वैल्यू है, p वैल्यू लेस देन अल्फा वैल्यू होती है, मतलब लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है। देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। ओके, देन सेकंड केस है, आपकी जो p वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है, ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस वैल्यू है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। p वैल्यू अगर आपकी लेस देन अल्फा वैल्यू है, देन आप उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। p वैल्यू अगर ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है, देन उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है, when the null hypothesis is rejected at 5%,
तो ऑप्शन ए का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, क्या अगर आपने आपकी नल हाइपोथेसिस को 5% पर रिजेक्ट कर लिया, ओके मतलब इस केस में आपकी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू लेस देन 0.05 है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, 5/100 अगर आप करते हो तो हो जाएगा आपकी 0.05, ओके। अपने नल हाइपोथेसिस में आपका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो आपने डिसाइड कर लिया कि 5% हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस को मैं एरर अलाउ किया आपने, ओके। तो 0.05 आपका क्या हो जाएगी आपकी अल्फा वैल्यू, ओके। तो फर्स्ट केस क्या गिवन है आपको, ऑप्शन ए में फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस आपने उसको 5% पर रिजेक्ट कर लिया। देन इसी ऑप्शन का सेकेंड पार्ट है, इट इज ऑलवेज रिजेक्टेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब आपकी जो पी वैल्यू है इस केस में ये लेस देन 0.01 होंगी। 1% का क्या मतलब होता है, 1/100, 1/100 अगर आप करते तो 0.01 वैल्यू आती है, ओके। सो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 0.05 जो वैल्यू है मेरी ये पी वैल्यू से कम होगी, ओके। तो मैं क्या ये भी कह सकती हूँ कि 0.01 जो है ये पी वैल्यू से कम, 0.01 जो है मेरी पी वैल्यू जो है इससे कम ही होगी, नहीं, क्योंकि अगर 0.05 से कम आ रही है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 0.05 से पी वैल्यू कम आ रही है, मतलब वो 0.04 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, 0.02 हो सकता है, लेकिन सेकंड क्या बोल रहा है 0.01 से भी कम होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर 0.02 हो गया तो ये क्या हो गया, ये हाइपोथेसिस तो इनकरेक्ट हो गई, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। देन सेकंड, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 1%, मतलब यहाँ पर आपका पी वैल्यू जो होगा, पी वैल्यू इज लेस देन 0.01, 0.01 पे आपका जो अपने एरर, ये अल्फा वैल्यू है, ओके, आपने ये एरर अलाउ करा है 0.01 पे, तो यहाँ पर 0.01 से आपकी पी वैल्यू कम होगी, ये आपका फर्स्ट पार्ट में गिवन है ऑप्शन बी का। देन सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब ये अगर पी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएंगे इस केस में लेस देन 0.05, अगर ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 0.01 से आपकी पी वैल्यू कम है, देन ऑब्वियसली 0.05 से भी कम ही होगी, ओके। अगर मैं लेती हूँ 0.08, मान लो 0.08 वैल्यू ले रही हूँ मैं, तो ये 0.01 से कम ही है, या फिर सॉरी 0.00 वैल्यू ले रही हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल 0.00 वैल्यू लिया मैंने, ओके। तो मैं 0.00 वैल्यू ले रही हूँ तो ये 0.01 से कम ही है, ओके। तो 0.00 जो वैल्यू है ये तो 0.05 से भी कम है, तो ये तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इट इज करेक्ट अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दैट्स पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। When the null hypothesis is rejected at 1%, it is also rejected at 5% level of significance. So यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। And thank you for watching this video. See you tomorrow.